नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिसे हिसार पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार ज्योति मल्होत्रा ने साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी और इस पाकिस्तान यात्रा में ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी और ऑफिसर थे उस समय एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। इस मुलाकात के बाद ज्योति और दानिश के बीच अच्छे संबंध बन गए। इसके बाद दानिश ने ज्योति की दोस्ती कई और दूसरे पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से करवाई, जिसके साथ वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में रहा करती थी। बताया गया है कि ज्योति इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट्स को शेयर करती थी। जानकारी यह भी मिली है कि ज्योति हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ बाली ट्रिप पर भी गई थी और उसके फोटो और वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट भी किया। हालांकि इस फोटो में या वीडियो में कहीं भी दानिश नजर नहीं आता है। बता दें कि एहसान और रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के लिए 23 मई 2025 को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित किया और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया है। ज्योति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करे। दानिश ने यह जिम्मेदारी ज्योति को सौंपी थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। यह मामला केवल ज्योति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश भी पुलिस ने किया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कई जिलों के लोग भी शामिल थे। और ये सभी आरोपी या तो पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे या उनके लिए वित्तीय लेन देन का माध्यम बने हुए थे। जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है उनमें से 32 साल की गजाला भी शामिल है, जो दानिश के साथ वित्तीय लेन देन में शामिल थी और वीजा प्रक्रिया में मदद किया करती थी। पंजाब का ही यामीन मोहम्मद दानिश को हवाला और अन्य माध्यमों से पैसे में मदद पहुंचाता था। पैसे को ट्रांसफर, पैसे इधर से उधर करने में मदद किया करता था। वहीं हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो को भी अरेस्ट किया गया है। यह पाकिस्तान यात्रा के दौरान संपर्क में आया था। उसने पटियाला छावनी के वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजे थे और इसके अलावा हरियाणा के नूह से अरमान नाम के स्थानीय मुस्लिम युवक को भी अरेस्ट किया गया है, जिसने भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया करवाया था इन लोगों को। और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया था। सरकार और एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को तेज करने की योजना बना रही है। ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान की यात्रा की थी और इसी दौरान दिल्ली स्थित पाकिस्तान के जिस हाई कमीशन के ऑफिसर दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी, उसने उसका खूब इस्तेमाल किया और आखिरी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता रहा। और इस दौरान पुलिस जो है, भारतीय पुलिस उस पर नज़र रखी हुई थी, क्योंकि खुफिया एजेंसी को उस पर शक हो गया था, लेकिन वो मौके का इंतजार कर रही थी। वो देख रही थी कि ज्योति कहां तक क्या क्या इंफॉर्मेशन किसे किसे शेयर कर रही है। इस एक मुलाकात में ही जो दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज किया, दोनों की बातें होने लगी थी। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान की सैर भी करवाई। ISI एजेंट शाकिर और राना साहबाद से भी दानिश ने ही उसकी मुलाकात पाकिस्तान में कराई और सभी ने अपने अपने नंबरों की अदला बदली अपने मोबाइल पे की। फिर बातें शुरू हुई, मुलाकातों का दौर चला। ज्योति पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। सैन्य दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हिसार जैसी जगह की रेकी उससे करवाई गई, वहां के मूवमेंट के बारे में जानकारी मंगवाई गई। लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने जो भी किया वो जाने अनजाने में नहीं किया। मिली जानकारी के मुताबिक वो जानती थी कि वो क्या कर रही है। वो जो कर रही है, जो सूचनाएं पाकिस्तानी दानिश या उसके दूसरे मित्रों को भेज रही है, उसका अंजाम क्या होगा। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि वह जो कर रही है उसे गद्दारी कहते हैं और इस गद्दारी की कीमत देश को भारी पड़ सकती है या भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पुलवामा में 26 हिंदुओं की हत्या में ज्योति का क्या रोल रहा, इस बात की जानकारी अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस जांच कर रही है कि सीधे तौर पे इसका क्या रोल है। लेकिन ये बात अभी पता चल जाएगी, क्योंकि जांच अभी शुरुआती दौर पे है। जो ज्योति है वो केवल पाकिस्तान की यात्रा ही नहीं की, उसने बाली, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया की सैर वो कर रही थी और ये सब के सब जो है वो पाकिस्तान के पैसे, ISI के पैसे पे कर रही थी। और
दोस्ती के लिए नहीं बल्कि गद्दारी के लिए कर रही थी। ज्योति ने पाकिस्तान में जब दानिश के आईएसआई जानकार साकिर से मुलाकात की तो उसका नंबर उसके असली नाम से अपने मोबाइल में सेव नहीं किया, बल्कि जट रंधावा के नाम से उसका नाम सेव किया, यानी जानकारी छुपाकर, नाम छुपाकर सेव किया ताकि लोगों को पता न चल जाए। मतलब ये कि इस ज्योति को ये पता था कि वो जो कर रही है वो देश के खिलाफ है, देशद्रोह है। यह सब जानकारी शुरुआती जांच में सामने आ चुकी है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि इस ज्योति ने पाकिस्तान, बाली, भूटान, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ साथ 2024 में चीन की यात्रा भी की थी। यह सब जानकारी ज्योति के इंस्टाग्राम हैंडल से भी आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान में ज्योति ने नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से भी मुलाकात की। उसके और भी क्या क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ, भारत के पॉलिटिशियंस के साथ, किन किन अधिकारियों के साथ उसके संबंध है, इन सारी चीज़ों की जांच, इन सारे संबंधों की जांच अभी पुलिस कर रही है। बहुत सारे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे नूह से लेकर हिसार तक फैले ज्योति के हसीन गद्दार गैंग की, और जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में और कितने हसीन गद्दार हैं। क्या पुलवामा में हुए हिंदू जनसंहार भी ज्योति मल्होत्रा का हाथ था उसमें? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देशद्रोहियों का टूल बन चुका है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट ज्योति की गिरफ्तारी पर हमने की है, वो एक देखते हैं। उसके बाद अपडेट आपको बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा, वो अपडेट बताएंगे। और अपडेट लेने के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और परिचय के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से पाकिस्तान के साथ जारी चरम तनाव के बीच भारत में एक बड़े जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और हरियाणा से 6 जासूसों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये लोग हरियाणा के कैथल, हिसार, नूह और पानीपत के साथ ही पंजाब के मलेरकोटला से पकड़े गए हैं। इन लोगों पर भारत की गोपनीय सैन्य जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे। हिसार पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई। हिसार पुलिस की माने तो ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेज रही थी। ज्योति 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है, जिसके कारण भारत की सुरक्षा एजेंसियों की उस पर पहले से नजर थी। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिसमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज शामिल थे, जिनके नाम ज्योति के फोन में मिले हैं। ज्योति इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क में रही। वो न केवल पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी साझा की। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों यानी PIO से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा भी की। रिपोर्ट्स की माने तो ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज पेश करे। पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पाकिस्तान ज्योति का इस्तेमाल अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए कर रहा था और भारत के खिलाफ जरूरी संवेदनशील सूचनाएं जो है वो आदान प्रदान हो रहा था, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए जो है ये सारी चीज़ें हो रही थी। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, विश्लेषक के रूप में हमारे साथ हैं। विजय कुमार व्याला हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। डॉक्टर SK मिश्रा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और इसके अलावा हरिराम मिश्रा हैं हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा, जो कि इस खबर पर अपडेट देंगे। और सबसे पहले मैं अपने ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा के पास चलते हैं
और जानने की कोशिश करते हैं। हरिराम, ये जो मसला हुआ है पूरे दिन से जो है इस पे हलचल मची हुई है और पुलिस की नज़र जो है काफ़ी दिन से ज्योति मल्होत्रा पे थी, क्योंकि जानकारी जो है बहुत पहले से थी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की यात्रा करने के बाद जो है खुफिया एजेंसी की नज़र इस पर बनी हुई थी। लेकिन पुलवामा हमले के बाद, पुलवामा घटना के बाद जब भारत ने स्ट्राइक किया, उस दौरान इनकी गतिविधियों पे खासतौर पे नज़र रखी गई थी और उसी दौरान की गतिविधियों के आधार पे ये गिरफ्तारी की गई है। उस दौरान क्या क्या ऐसी बातें थी जो पुलिस की नज़र में आई जिससे गिरफ्तार करना ज़रूरी हो गया? देखिए मुकेश जी, ज्योति के साथ जो है ज्योति के साथ कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया हुआ है। हिसार की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और जो जांच की बात है वो अभी हिसार की क्राइम ब्रांच को जो है इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई हुई है। जहां तक ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करने के पीछे की बातों का है, तो खुफिया एजेंसी को बहुत पहले से इनके ऊपर नजर थी। इनके साथी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन पर खुफिया एजेंसी काफी लंबे समय से इन पे नजर बनाए रखी थी। जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद भी कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसमें जो है ज्योति मल्होत्रा और जो कैथल से देवेंद्र ढिल्लो है उसके नाम सामने आ रहे हैं। हवाला के जरिए मुख्य रूप से इन लोगों का जो काम होता था, हवाला के जरिए लोगों को पैसा पहुंचाने का काम होता था। तो जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में ये घटना हुई उसमें बड़े पैमाने पे लोगों के शामिल होने की खुफिया एजेंसियों को जानकारी है। अब ये भी जांच किया जा रहा है कि क्या ज्योति मल्होत्रा एंड गैंग जो है वो उनको हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने का तो काम कहीं नहीं कर रहा था। साथ में इस तरह के भी इनपुट्स हैं ज्योति मल्होत्रा के किस तरह के लोगों से संबंध है। खास तौर से ये भी जांच किया जा रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं कई सफेद पोश लोगों के साथ इसके संबंध हो, जिनसे कि जो है वो जानकारियां जुटा करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दे रही हो। इस तरह के जो तमाम बिंदु हैं उसको लेकर के अब जांच चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि कई ऐसे राज ज्योति मल्होत्रा और उसकी गैंग से पुलिस निकलवाने में कामयाब रहेगी, जिससे कि पहलगाम और जो सैनिक कार्रवाई पाकिस्तान में हुई है उससे जुड़े हुए खुफिया एजेंसियों के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कई राज जो है। हरिराम, क्या पॉलिटिकल कनेक्शन, क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच भी की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान में इसके पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो मरियम नवाज के साथ देखे गए, जो कि पब्लिक में लोग जानते हैं। क्या भारत में भी इसके पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच हो रही है? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि कई सफेद पोस्ट लोगों के साथ जो है जांच चल रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान के कई नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें हैं, वो उनसे इसके संबंध रहे हैं। तो भारत में भी क्योंकि ये एक यूट्यूबर है, अच्छे फॉलोअर्स हैं इसके, आप वीडियो में देखेंगे तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने इसके वीडियो को देखा हुआ है। तो उसका फायदा उठा करके इसने कई बड़े नेताओं से तो संबंध नहीं बना रखे हैं और उनसे जो है जानकारियां ले करके जो है पाक की खुफिया एजेंसी को दे रही हो। इस तरह के तमाम बिंदुओं पे जो है जांच चल रही है और ये भी पता किया जा रहा है कि कई ऐसे क्योंकि आपको हिसार एक कैंटोनमेंट एरिया है जहां भारत की छावनी है। ऐसा भी हो सकता है कि हिसार और हरियाणा पंजाब में जिस तरह की आर्मी के ठिकाने हैं उन तक तो कहीं इसके कई विजुअल्स पहुंचाने का तो काम नहीं किया है। तमाम बिंदु है जिसपे लेकर बिल्कुल हरिराम, आप नजर बनाए रखिए और जिन अधिकारियों से आपकी बात हो रही है उनसे उनके संपर्क में रहिए। जो भी अपडेट होगा हम आपके जरिए अपने दर्शकों को भी बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा की शुरुआत में विनय कुमार बयाला जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके साथ करूंगा। डॉक्टर एस के मिश्रा जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और बीना जी हैं। बीना जी, ये जो मसला है आप लोग देख रहे हैं दिन से, आज दोपहर से ही जब से ये मामला सामने आया है तब से पूरे सोशल मीडिया में हलचल है और ज्योति जैसे और कितने ज्योति हैं लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी महिला का नाम आया है जो हनी ट्रैप, मुझे लग रहा है कि ये जो हनी ट्रैप करते हैं ये तो रिवर्स हनी ट्रैप है। लेकिन क्या ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल किसी दूसरे सफ़ेद पोस्ट या किसी नेताओं को से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए भी किया जाता रहा? और इस तरीके के जासूस जब सामने आते हैं तो इससे किस तरीके का काम जो है पाकिस्तान या दुश्मन देश जो है करवाते हैं, जरा इसके बारे में अगर कोई रोशनी दे पाएँ आप
विनय जी। देखिए, ये हमें पता है, अब समाज को पता है या नहीं पता है, जी सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को भी पता है कि जितने भी दूतावास, खासतौर से जो दुश्मन देशों के दूतावास होते हैं, उनका हमारे देश की स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल इंफॉर्मेशन पाने के लिए उनका रोल होता है। हम कहने को उसे पाकिस्तान उच्चायोग में एक पाकिस्तानी अधिकारी बोलते हैं, लेकिन निश्चितः वो आईएसआई का ही एजेंट होता है, जो एक कवर्ड अपॉइंटमेंट के रूप में हिंदुस्तान भेजा जाता है। जिस समय उसको हिंदुस्तान भेजा जाता है तो उसको कोई और कवर्ड अपॉइंटमेंट, कोई एम्बेसी के किसी स्टाफ के रूप में भेजा जाता है। उसका मूल काम होता है हमारे देश के सीधे साधे लोगों को जो थोड़े से लालच में आके फंस जाते हैं। ये एजेंसियां पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं और खास तौर से जो दुश्मन देश हैं वो हमारे देश में काम करती हैं, और वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हमारे जो विदेश सेवा के अधिकारी हैं, आपको एक केस याद होगा माधुरी गुप्ता का 1999 का, बिल्कुल माधुरी गुप्ता का केस 1999 में, वो पाकिस्तान में देश के खिलाफ जासूसी करती पकड़ी गई थी, उनको एक लंबी सजा हुई थी। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग, और आपने कहा रिवर्स जैसे, आई एम वेरी श्योर जो आपने कहा, इस महिला को, जो कि सुंदर स्मार्ट लेडी है, जरूर से आईएसआई ने इसका इस्तेमाल हिंदुस्तानी लोगों से या हिंदुस्तानी अधिकारियों से संपर्क साधने के लिए किया होगा। जो ये जो स्पाइनेज है, इसको हम मतलब स्पाइनेज कई प्रकार की होती है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा खबर लेना ही नहीं है, सबोटाज है, सबवर्जन है, स्पाइनेज है, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे तो यह बात का दुख है, यह महिला इतने वर्षों से ऑपरेट कर रही है भारत में, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारे जितने भी इंटरसेप्ट करने वाले, क्योंकि जो भी एयरबॉर्न संवाद होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो भी मॉनिटरिंग होती है। तो वो हमारी एजेंसियां इनको आज तक क्यों नहीं पकड़ पाई? इनको पहले ही पकड़ा जाना चाहिए। और विशेष तौर से यह भी विषय है, इस महिला ने अब तक हमारा कितना डैमेज किया होगा। बिल्कुल, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर चला, उसकी कितनी ट्रुप मूवमेंट होती है, हमारी यूनिटें पीस टाइम में छावनियों में रहती हैं, उनकी मूवमेंट्स होती है, उनकी गन की मूवमेंट्स होती है, उनके टैंक की मूवमेंट्स होती है, और दुश्मन उसकी जानकारी पाकर अपनी तैयारी करता है। ये तो बड़ा दुख की बात है, और ये किसी से छिपा नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है। कोई वीक भारतीय उसमें पकड़ा गया, और अमूमन कोई उनको हमारे यहाँ प्लांट करने में, उनके जासूस प्लांट करने में पाकिस्तान को बहुत मुश्किल नहीं आती है, क्योंकि हमारे बहुसंख्यक अधिकांश मुस्लिम हैं, जिनमें उनके जासूस हमारे यहाँ आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये महिला हिंदू होते हुए इसने देशद्रोह किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, मैं स्वयं चूंकि देश की सर्वोच्च जो जासूसी संस्था है उसमें मैं बड़े पद पे रहा हूं, इसलिए मैं इस तमाम एक्शन के अंदर की सारी कार्रवाई के बारे में जानता हूं। यहां बताना उचित नहीं होगा, लेकिन इस महिला को पहले ही पकड़ा जाना चाहिए था। 1999 में माधुरी गुप्ता केस किसी से छिपा नहीं है इस महिला के खिलाफ। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारी जो टेक्निकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, जो हमारे संवादों को मॉनिटर, दिल्ली में भी हैं जो हमारे संवादों को मॉनिटर करती हैं, उनको वो अब तक उन्होंने काम क्यों नहीं किया? बिल्कुल, इस पे जब अब तक उन्होंने काम क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो नतीजा सबके सामने है। अब इस पे करके हम डॉक्टर एस के मिश्रा जी हमारे साथ, उनके पास आना चाहेंगे। मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि सही में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो होना चाहिए था खुफिया एजेंसी का या सरकार की तरफ से, उसमें कहीं खामी है? ज्योति मल्होत्रा इतने दिनों से एक्टिव थी, लेकिन सरकार को, दुनिया को पता नहीं चल पाया? देखिए, कई बार चूक हो जाती है इसमें भी, जैसे कि विनय जी ने बताया कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, इनके तो पहले भी पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार हो जाती है चूक, और ये जो ऐसा है मामला, क्योंकि इतना हिसार एक संवेदनशील, हिसार के बारे में जिक्र करूंगा क्योंकि मैं हिसार रहता रहा हूँ। हिसार एक जो वहाँ मिलिट्री एरिया है, और वहाँ पहले भी जासूसी पकड़ी जा चुकी है, एक बार नहीं कई बार जासूस पकड़े जा चुके हैं।
और इसने कई बार जो यात्रा की है और वो आईएसआई के एजेंटों के साथ मिली हुई है, अपना यूट्यूब चैनल चला रही है, उसके 4.25 लाख के फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे लोगों से मिली है। इसलिए इसको पकड़ा जाना वास्तव में बड़ा संवेदनशील है कि इसके किसके साथ रिलेशन रहे, इसलिए आईएसआई के एजेंटों के साथ नाम बदले, उनको दूसरे के नाम से, फेक नाम से, जाट रंधावा के नाम से जो फीड किया हुआ, ये न कहीं इस बात को इंगित करता है कि ये एक पूरी तरह से इन्वॉल्व रही है और ये जत्थेदारों के साथ गई है 2 बार। वहाँ पहले तो धार्मिक मामले में गई, फिर व्यक्तिगत रूप से एक बार पाकिस्तान की यात्रा की। पाकिस्तान ने इसके साथ साथ उसके इंडोनेशिया, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, दुबई, बांग्लादेश सारी यात्राएं इसको करवाई। तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा है, वो तो अब पता लगेगा धीरे से। लेकिन हाँ, हमें भी इंटेलिजेंस फेलियर ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों पे हमेशा नजर रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी जैसे विनय जी ने बताया कि हम जब स्ट्रेटजी या कोई टैक्टिक्स अपनाते हैं तो उसकी पहले प्लानिंग करते हैं। ये कहीं प्लानिंग तो नहीं है, बताने में उतनी सफल तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी यदि कि हमारे मान लो टैंक हिसार से मूव कर रहे हैं तो इस तरह की जानकारी वो दे सकती है। तो ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं और ये हो सकता है कि लड़की होने की वजह से और सुंदर होने की वजह से, युवा होने की वजह से आईएसआई के साथ मिल करके और नेताओं के साथ भी हो सकता है मिली हो, किन लोगों के साथ मिली वो तो धीरे, लेकिन देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पे बड़ा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे नहीं हैं। वो देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और देश को बहुत सीधी चुनौती दे रहे हैं। इसके लिए हमें सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा और हमेशा सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं, गृह मंत्रालय में लंबे समय तक अच्छे वरिष्ठ पदों पर इन्होंने काम किया है, इनको भी इस तरीके की चीज़ों को देखने समझने का अच्छा अनुभव है। सुरेंद्र स्वामी जी, 2-3 चीज़ें जो तकनीकी रूप से मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ज़रा साफ करें कि जब कोई विदेश की यात्रा कोई करता है तो उसके पूरे डिटेल्स को देखा जाता है, उसके फाइनेंशियल जो बैंक भी देखे जाते हैं, जो बैंक बैलेंस कितना है, कहाँ से क्या एक्शन, सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन इसके बारे में, ज्योति के बारे में, जो कि एक मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, वहाँ से इसका ताल्लुक है और जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली ये विदेश की यात्रा कर रही है और पाकिस्तान की यात्रा कर रही है और ये कोई भी चीज़ छुपा नहीं रही है, ये पाकिस्तान जा रही है, बाली जा रही है, चीन जा रही है, जहाँ भी जा रही है अपने इंस्टाग्राम पे उसे अपडेट भी कर रही है। तो ऐसे में 2 चीज़ें एजेंसियों को किस तरीके से पता चले, क्योंकि वो चीज़ छुपा नहीं रही है। बाकी चीज़ें जब एजेंसी को अभी जो पता चली है तो वो मुझे लगता है 20-25 दिन पहले, हालांकि पूरी डिटेलिंग में कोई जानकारी अभी नहीं सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके पहले एजेंसियां कहाँ थी? क्या जब ये विदेश यात्रा लगातार फ्रीक्वेंटली किसी भी देश, तो भले ही जासूसी के नहीं, लेकिन दूसरे मामले में तो इसे कम से कम एक बार सवाल पूछा ही जाना चाहिए था कि आप इतनी फ्रीक्वेंटली आप यात्रा करिए, आपकी आमदनी तो इतनी है नहीं जितनी आप यात्राएं कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। सुरेंद्र जी। मुकेश जी, ऐसा होता है कि नॉर्मल कोर्स में तो कोई भी भारतीय कहीं जाता है उसकी कोई ऐसी जांच पड़ताल होती नहीं है। लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं बाहर टूर पे, लेकिन जब भी कोई जो सेंसिटिव कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाइना है, ऐसी जगह पर जब लोग जाते हैं तो एक सर्विलेंस का एक सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो देखते हैं कौन जा रहा है, किस पर्पज से जा रहा है। कैमोफ्लेज भी बहुत लोग करके जाते हैं, जैसे ये रिलीजियस टूरिस्ट की तरह से जा रही थी, सब कर रही थी। दूसरी बात ये होती है कि अब रक्षा विशेषज्ञ सब बैठे हैं, ये हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये तो फील्ड पे काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये है कि बहुत बार ऐसा होता है मुकेश जी कि जब आपको कंफर्म सा होने लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो वो अंडर सर्विलेंस रख लेते हैं। वो सर्विलेंस में इसलिए रखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे उसके माध्यम से आपके सामने आती रहती है, क्योंकि ये तो 2023 में गई है, उसके बाद भी घूमती रही है। ये उनकी गेस्ट लिस्ट पे है। पाकिस्तान के जो हाई कमीशन थे, यहाँ पे वो इफ्तार पार्टी में जाती है, उनके दूसरे पाकिस्तान डे में जाती है, सब जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एजेंसी को खबर इस पे नजर नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बैलेंस बनाया जाता है कि भाई कितना इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, कितना डैमेजिंग है और इससे हमको कितने और लिंक्स खुल रहे हैं, और ये दूसरी जगह भी जो जा रही होगी वो भी लिंक्स होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उन लिंक्स की कोई फंक्शनल यूटिलिटी होगी तो वो खोले जाएंगे कि किन पॉलिटिशियंस के या किन नेताओं के साथ या कुछ इंडस्ट्रीज दूसरे लोगों के साथ किस तरह के रिलेशनशिप इसने मेंटेन किए। तो उसमें
क्या होता है, जितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जरूरी होगी उतनी वो लीक करती है, जितनी इंफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आगे प्रोसेस नहीं करना है उसको वो नहीं भी करते हैं। तो इसके केस में मैं ये नहीं मानता हूं कि वो हिसार से है, 23 में गई है, वहां टच में है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसका हैंडलर यहीं दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के हाई कमीशन में बैठा हुआ है, वहाँ ये बहुत फ्रीक्वेंटली आती जाती रही है, तो ये अंडर सर्विलेंस रही होगी और ये नोट करते रहे होंगे कि किस स्टेज पे इसको कितना डैमेज ये कर रही है, उस स्टेज पे जाकर के इसको अरेस्ट करना है। और तभी आपको मालूम है कि जैसे दानिश को पर्सोना नॉन ग्रेटा बना के निकाला, इसको अरेस्ट कर लिया है, पहले नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव पूरा हो गया कि भाई अब जो आदमी इसका हैंडलर है उसको यहाँ से भेज दिया है और अब इसके पास जो जानकारियां हैं उसको वो दे नहीं पाएंगे, कस्टडी में लेकर के और एक रिकॉर्ड पे लाएंगे। रिकॉर्ड पे तो उनके पहले भी होती है, लेकिन एक कोर्ट में आपको मालूम है एक एविडेंस आपको देनी होती है किसी की भी खिलाफ। तो इसलिए ये नहीं मैं मानने को तैयार हूं कि एजेंट जो दूसरे लोग पकड़े गए हो सकता है उनके बारे में इतना नहीं रहता है, वो 1-2 बार किया, छोटे लेवल पे है, छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो जब पकड़ में आते होते हैं, लेकिन ये तो मतलब बहुत खुले में है, ओपन में है। जैसे मैंने कहा कि ये तो गेस्ट लिस्ट पे है, बहुत फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान हाई कमीशन में विजिट करती रही है, इसकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो ये अंडर सर्विलेंस नहीं रही। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कहा गया था, बाकी सबको भी कहा गया था कि भाई आप सब पर निगाह रखिए। तो मेरा ये मानना है कि इसके संबंध रहे होंगे, और उसमें कितने सरकार उजागर करना चाहेगी, कितने की जरूरत है, कितना इसने डैमेज किया है। तो अब इसको फाइनल उन्होंने कहा अब इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है इसको सर्विलेंस में रखने की, तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। बिल्कुल, एक चीज और इस लड़की को लेकर के मानना है। दूसरा जी 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 जी, आप बात ये है कि अनमैरिड है, दिल्ली में रहती है। जी हेलो जी, बात पूरी करें सर। मैं बात करूं? हाँ हाँ, बात पूरी करें सर। हाँ, तो दिल्ली में रहती है, अनमैरिड है, लव जिहाद के भी आपको मालूम है किस तरह के सिस्टम्स यहाँ पे चले हुए हैं, लोगों को फंसाया जाता है। और पैसा तो एक ऐसी चीज है कि जिसको मतलब जरा भी आदमी को लगे कि कमजोरी है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम फेमस हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा, फिर क्या होता है इसमें कि एक बार आप छोटी सी गलती में ट्रैप हुए तो फिर आपको ब्लैकमेल करके भी ट्रैप किया जाता है, आपको ब्लैकमेल करके भी ट्रैप किया जाता है। हमें नहीं मालूम है, ये भी हो सकता है मुकेश जी कि इस लड़की से पहले हमारी एजेंसीज मिल चुकी और इसको बताया हो और इसको फिर यूज कर रहे हो कि भाई यू कंटिन्यूअसली कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन शेयरिंग। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए ये कहना बिल्कुल। एक चीज और आता, जैसे पाकिस्तान इसे 2 तरीके से यूज कर रहा था। एक तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था, क्या इन्फॉर्मेशन इसने दी और उसकी कितनी उपयोगिता है, ये जांच का विषय है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग जो है ये कर रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने सब्सक्राइबर के द्वारा। अक्सर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है या छोटी सी भी बात अगर पाकिस्तान के फेवर में कहता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उस पर मुकदमा हो जाता है। लेकिन ये ज्योति मल्होत्रा जो है ये तो लगातार लिखती रही है, फोटो ये करते रही है, पाकिस्तान की तारीफ करती रही, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। जो आपने दूसरी बात कही कि शायद एजेंसी पहले मिल चुकी हो, इससे मुझे लग रहा है कि शायद जो है इसकी एक वजह ये हो सकती है। विनय जी क्या जी होता है जी, ये ऐसे भी होता है। जो लोग काम किए उनको मालूम है कि आपको मालूम पड़ जाता है, फिर आप उनको ले लेते हैं, फिर आप उनको इंसिस्ट करते हैं, आप अपने तरीके से फिर इस्तेमाल करते हैं उसका। जी विनय जी मुझे लगता है कि बेहतर बता पाएंगे, विनय जी काम कर चुके हैं ऐसे लोगों के साथ। तो ये भी हो सकता है क्योंकि इतने लंबे समय तक ये चलती रही है। बिल्कुल बिल्कुल। विनय जी क्या कहेंगे? मुकेश जी बहुत लंबे समय तक चली है और इसको गिरफ्तार जब किया है, जब इन लोगों ने उसको बाहर भेज दिया, इसके हैंडलर को वापस। हाँ बिल्कुल, इसके हैंडलर को पहले भेजा, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया। विनय जी आप क्या कहेंगे इस तरीके? जी मेरा ये कहना है जी कि इतने लंबे समय तक जो हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया है तो इतने लंबे समय तक उसको लूज रोप नहीं देंगे।
क्योंकि वो डे टू डे या तो इन कनाइमस विद आवर एजेंसीज कर रही है, जो कि संभव नहीं है। हमारी एजेंसीज कभी उसको नहीं कहेंगी हमने तुम्हें पहचान लिया, तुम काम करते रहो। मेरा ये व्यक्तिगत जितनी मेरी जानकारी है, मैंने आपको बताया मैं देश की सर्वोच्च इसी विभाग की संस्था का अधिकारी रहा हूं जी। अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, देखिए दिल्ली में जितनी एम्बेसीज हैं और खास तौर से जो दुश्मन देशों के एम्बेसीज हैं, उनके बाहर हमारे जो काउंटर इंटेलिजेंस के लोग हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। ये महिला एम्बेसी में जा रही है, उनकी पार्टी अटेंड कर रही है, उन लोगों से मिल रही है, उसकी फोटो मरियम शरीफ के साथ आ रही है जी। तो इतना नहीं हो सकता है कि हमारी एजेंसीज ने इसको इतना लूज रोप दिया हो। मैं चूंकि विदेशों में भी बहुत घूमा हूं और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में एनालिसिस बहुत करता हूं, मुझे कभी कभी ये दुख लगता है हमें ऐसे लोगों को तत्काल व्हाई मस्ट वी गिव देम अ फ्री हैंड, ऐसे लोगों को तत्काल उनकी, क्योंकि अब ये आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर और कितनी हैवी ट्रूप मूवमेंट्स हुई हैं, बिल्कुल कितनी हैवी ट्रूप मूवमेंट्स हुई हैं। ये महिला तो हमारी ट्रेन लगती होगी तो पहले बताती होगी कि फला बटालियन यहां से मूव कर रही है। हाउ मच डैमेज दिस लेडी हैज कॉज्ड टू आवर कंट्री। मैं क्योंकि स्वयं खुफिया विभाग का अधिकारी रहा हूं, मुझे लगता है कि इसको पकड़ने में शायद हमने देर की है, और लेकिन देर आए। माधुरी गुप्ता को भी पकड़ने में देर हुई थी, लेकिन पकड़ी गई और सजा भी हुई। तो ये महिला और मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं कि देखिए चारों तरफ जाल बिछा हुआ है, चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। किसी की मीठी बातों में मत आए, किसी अननोन व्यक्ति से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे बिला वजह दोस्ती मत करें। यहां तक कि कोई आपसे पूछता भी है जी आप कहाँ के हैं, आप उनसे पूछे तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तो हमसे क्यों पूछते हो। तो ये देश के लोगों को एक सबक है। दिस लेडी हैज लेट डाउन आवर कंट्री, इसको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी, निश्चित मिलेगी। लेकिन एक बड़ा नेटवर्क जो तोड़ा गया है, ऐसे पता नहीं कितने नेटवर्क और होंगे। बिल्कुल हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो डिफरेंट डिस्गाइज में, डिफरेंट एलिबाई में वो पेनिट्रेट करती हैं। उनको इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और ये आई ओपनर है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत बाद पकड़ी गई हैं। अब ये बताया कि किसने क्या क्या इंफॉर्मेशन पास की है। हम लोग बॉर्डर पे पोस्टेड होते हैं, हमारे सामने पाकिस्तानी ट्रुप्स होते हैं, वो पाकिस्तानी ट्रुप्स 500 रुपए में तो उनके इंफॉर्मेशन दे जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम अपने जवानों पे, हम हमारे बॉर्डर पे LOC पे हमारे जवान जो नौकरी करते हैं, हम उन पे भी निगरानी रखते हैं। हमको देश के अंदर भी निगरानी रखनी होगी। इट इज एन आई ओपनर फॉर द पर्सन्स लाइक मी हु हैव वर्कड इन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊंगा कितना सक्रिय है, और इसको पकड़ने में देर क्यों हुई, कि कितनी हानि हमें पहुंचा चुकी है, और आगे इसके ऊपर क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, ये हम लोग सब देखने की बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं बीना जी में और जानना चाहूँगा, अब दर्शकों को आप बताएं इसको, कि सोशल मीडिया जिस तरीके से आज के दौर में है, जिस तरह सोशल मीडिया का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके इस्तेमाल करने की क्षमता या ये जो टेक्नोलॉजी आई है, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की जासूसी करना आसान हो गया है लोगों का इस्तेमाल करना? देखिए, जासूसी करवाना भी आसान है और जासूसों को पकड़ना भी आसान है। बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन जब एयर होता है, वो वनरेबल होता है। हमारे पास दिल्ली में भी और देश के अनेकों भागों में, चाहे वो सी का कम्युनिकेशन हो, चाहे लैंड कम्युनिकेशन हो, और मैंने मॉनिटरिंग यूनिट में भी काम किया है। एवरी कम्युनिकेशन इज मॉनिटर्ड। हमने इनको इसकी जो व्हाट्सएप चैट्स है, या इसकी जो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हाँ, इससे बात भी की होगी। बिल्कुल। मैंने बताया है कि मैं जिस संस्था में काम करता था, उसमें मैं मॉनिटरिंग यूनिट का भी 1 साल इंचार्ज रहा हूं। एवरीथिंग दैट इज, जो हम बात कर रहे हैं, ये भी एयर में पकड़ी जा रही है। हम जो आपस में दोस्तों से बात करते हैं, वो भी रिट्रीव की जा सकती है। तो ये लेडी अगर पाकिस्तान में अपने एजेंटों से, और खास तौर से एम्बेसी में बैठे अपने हैंडलर, जो ये नाम बताया गया है पाकिस्तानी हैंडलर, इट इज वेरी श्योर ही इज आईएसआई मैन।
वो इंडिया में आया ही इसलिए है कि इस ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़कियों को पकड़ने के लिए, और जो चरित्र से कमजोर है, जो पैसे से कमजोर है, उनको पकड़ने के लिए ये जो बंदा जिसको आप पाकिस्तान एम्बेसी का अधिकारी बोल रहे हैं, ही इज एन आईएसआई मैन एंड हिज जॉब, उसके ऊपर भी जो आईएसआई का आदमी इंडिया में कवर्ड अपॉइंटमेंट में आता है, ये सब कवर्ड अपॉइंटमेंट में आते हैं। बिल्कुल। और इनको वीजा अफसर बन के आएंगे, या लाइब्रेरी इंचार्ज बन के आएंगे, या फ्लीट गाड़ियों के इंचार्ज बन के आएंगे, होते सब ऐसा आईएएस एजेंट है। और इनका काम यही होता है कि लोगों को रिक्रूट करना, लोगों को ट्रैप करना और लोगों को इस्तेमाल करना, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है। कैसे हम लोग, हमारी कॉन्शियस कैसे अलाउ करती है कि हम चंद पैसों के लिए अपने देश के इंटरेस्ट को हम बेच दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, और जब भी टीवी चैनलों पे मैं आता हूं, मैं यही कहता हूं, बी वेरी अलर्ट। अगर कोई अननोन व्यक्ति जो आपको ये लोग हिंदू नाम भी रख के आपको कॉल करेंगे, वो कोई हिंदू व्यक्ति आपसे, अच्छा, मैं आपने हिंदू का, एक पुलिस अधिकारी से मेरी बात हुई, वो इस बात की भी जानकारी ले रहे हैं कि ये हिंदू है कि नहीं, या इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस बात की भी जांच हो रही है। इसकी भी संभावना हो सकता है जो जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि लव जिहाद का भी मसला हो सकता है, आर के मिश्रा जी ने भी कहा, तो वो उस एंगल से भी जांच हो रही है। जी, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। आपने ये डिबेट रखी, इस डिबेट का मेन जो सबसे बड़ा जो परिणाम इस डिबेट का होना चाहिए कि जो प्रोस्पेक्टिव बदमाश लोग हैं इंडिया में, उनको आपके सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से संदेश जाना चाहिए, प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी अननोन पर्सन। कोई भी गैर व्यक्ति आपसे हेलो करता है, ब्लॉक, मेरे को कोई हेलो करता है, मैं उसको तत्काल ब्लॉक करता हूं, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत हो गए हैं, स्पाइनेज बहुत हो गया है, जासूसी बहुत हो, कोई आपसे क्यों जानना चाहेगा कि आप कौन है, कहां रहते हैं, व्हाट इज योर इंटरेस्ट। तो ये जो आज आपने बिल्कुल आपकी बात हमारे चैनल के जरिए जो है दर्शकों तक पहुंच रही है। मुझे लग रहा है कि दर्शक सुन भी रहे होंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। मिश्रा जी के पास मैं एक बार वापस आना चाहूंगा। मिश्रा जी, कितने और ज्योति मल्होत्रा, और कितना खतरनाक है इसका पकड़ा जाना? देखिए, जब अभी तो इसके सब रहस्य उजागर होने हैं, लेकिन इसमें कितने लोग हैं इसकी तो कोई सीमित संख्या तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिससे उनको सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान को जो आईएसआई इंटरेस्ट, जी लगता है इनका सोशल संपर्क लगता है टूट गया। मैं वापस सुरेंद्र जी के पास आना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे भी कि ये कितना खतरनाक है, और क्या ज्योति मल्होत्रा के साथ 6 लोग पकड़े गए हैं अभी इस मामले में, और कितने लोग हो सकते हैं, या हम और आप कितने सुरक्षित हैं? स्वामी जी। नहीं, बहुत लोग हो सकते हैं जी, बहुत लोग हैं, हो सकते नहीं, बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग हैं। एक वो जो एक अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, और एक वो जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोनों तरह के लोग हैं और बहुत हैं, और ये धरपकड़ लगातार चलती रहती है, होती रहती है। पर जैसा मैंने आपसे कहा था जी कि इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी पर सारा खेल निर्भर करता है कि उसका कब भंडाफोड़ करना होता है। जी, अभी मान लो जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला जी, तो उसमें ट्रूप्स मूवमेंट पे कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर उसकी जांच होती है, फिर पता लगा इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं, उसको सर्विलेंस पे रख लेते हैं, देखो आगे क्या देता है क्या नहीं देता है। जैसे अभी ये लड़का पकड़ा गया है तो ये सर्विलेंस पे था, फेसबुक पे इस पे अपने डालता रहता था। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों बातें होती हैं। अब ये कहना कि हम लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं कि दोनों होती है। आपको सर्विलेंस में जब मालूम पड़ जाए, और ये लड़की के मैं श्योर हूं कि जो इतनी ओपनली कर रही है, जो गेस्ट लिस्ट में है, जो आ रही है जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के, और वो भी पाकिस्तान में, और दिल्ली में कि निगाह नहीं हो, निगाह नहीं हो। लेकिन कई बार क्या है, दोनों चीजें हैं, या तो इसको ढील देते रहते हैं कि भाई कहाँ तक मामला जा रहा है, और दूसरा ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप बीच में टैप करके और फिर इनको खुद भी ब्लैकमेल करके यूज करने लगते हैं। बिल्कुल, ये तो ये बहुत आम बात है जासूसी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक चीज तो मैं अपने बारे में ही बताऊं स्वामी जी आपको, जब मैं बिहार में था तो साहबुद्दीन जेल में थे, और साहबुद्दीन में जेल के भीतर हम लोगों से 2-3 पत्रकारों से बात होती थी। 3-4 महीने तो ठीक ठाक चला, उसके बाद हमारे पास इंटेलिजेंस पहुंच गई जी कि आप क्या बात करते हैं जेल में।
तो सर्विलेंस तो सबका होता है। जी जी। तो मुझे लगता है कि इसको छुपाया नहीं जा सकता है, और उसके बाद जो चीज़ें इस तरीके से होती है। हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी समय की कुछ पाबंदी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन आखिरी कमेंट मैं सुरेंद्र जी आपसे एक बार लेना चाहूँगा कि जैसा कि अभी विनय जी कह रहे थे कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, किन किन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्या आपको लगता है आप कुछ ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देश के लिए जासूसी की जरूरत नहीं, एक जनरल जो साइबर क्राइम है जी, उसमें तो सरकार भी रोज आपको कहती है कि भाई अगर अननोन है आप ज्यादा बहस मत कीजिए, फोन काट दीजिए या रिपोर्ट कीजिए। जी, अब आजकल एआई आ गई है, आपकी आवाज वो टैप कर ली, उसी से सारे सेंटेंस बना लेंगे। तो वो सब तो एक जनरल बात है, पब्लिक को सरकार भी बार बार अवेयर करती है, रोज टीवी ऐड आते हैं, हमारे तो मोबाइल पे मैसेज आते हैं, होम मिनिस्ट्री के आते हैं। जी, तो साइबर क्राइम से बचना तो है, लेकिन मेरा आपको ये माध्यम से चैनल के लोगों को कहना होगा कि भाई आपके कोई भी ऐसे नेबरहुड में लोग रहते हैं बिल्कुल, जिनका आपको जरा सा भी लगे कि भाई बहुत ज्यादा सडनली आगे बढ़ गए हैं या बिल्कुल, कुछ भी अगर संदिग्ध गतिविधि लगे तो सूचित जरूर कीजिए। और यही बात हम लोग जनता एनआरसी में भी हमारे जो सीएमडी सर डॉक्टर सुरेश चौहान के, उन्होंने भी यही कहा कि जनता एनआरसी, सरकार एनआरसी लाए नहीं लाए, जनता एनआरसी खुद से लाइए। आपके आसपास अगर कोई इस तरह नए लोग आपको दिखते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती है, तो खुद ही पूछिए और अथॉरिटी को बताइए, इसी से सारा समाधान जो है निकल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका सुरेंद्र स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनय जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एसके मिश्रा जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है इस चर्चा के माध्यम से हमारे दर्शकों तक गई है। और खासतौर पर जो विनय जी, जो पूर्व आईबी अधिकारी थे, उन्होंने जो जिस तरीके से कहा, सुरेंद्र स्वामी जी ने भी जो कहा कि आसपास के लोगों पर ध्यान रखें, किसी भी अजनबी के किसी भी तरीके के इंक्वायरी का उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना करें, चाहे आपको फ़ोन पे हो, चाहे फेसबुक के जरिए हो, और तभी आप इस तरीके की चीज़ों से बच सकते हैं। ज्योति मल्होत्रा को शुरू में ट्रैप किया गया या अपनी मर्जी से, क्योंकि वो पाकिस्तान एम्बेसी गई थी पाकिस्तान जाने के लिए। वहाँ जाने के लिए क्यों प्रेरित हुई, वहाँ किसने भेजा, वहाँ जाने के बाद उसके साथ जो हुआ वो ट्रैप हुई या खुद जानबूझ करके इस गद्दारी के प्रोफेसर में पैसे के लिए वो उससे इसमें इन्वॉल्व हुई, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन ज्योति मल्होत्रा कोई इकलौती ज्योति मल्होत्रा नहीं है, जो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। आपके हमारे आसपास भी दूसरे भी ज्योति मल्होत्रा हो सकते हैं, इसलिए सचेत रहिए और देश के लिए काम कीजिए। अगर कोई इस तरीके की किसी भी तरीके की कोई गतिविधि आपको संदिग्ध लगे तो अथॉरिटी को, पुलिस को, थाने को ज़रूर इत्तला कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।